चलो कुछ और सवाल लगाया जाए कंप्यूटर साइंस या आप कह सकते हो आईटी वाले सेक्शन से। सो इजी इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन, वेयर डू यू फाइंड द क्लॉक एंड कैलेंडर इन ऑन योर कंप्यूटर। काफी इजी सवाल नहीं। अब हालांकि ये सवाल जो है पहले इसका रिलेवेंस ज्यादा था, अब के डेट में इस सवाल का रिलेवेंस मेरे हिसाब से तो नहीं है। कारण ये है कि अब जो है पहले जो ओएस आती थी उसमें फिक्स होता था कि कुछ चीजें जो है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसी आ गई हैं जिसमें कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लो कि मुझे क्लॉक कहाँ चाहिए, मुझे ये कहाँ चाहिए। चलो पर फिर भी जो है अगर ये करे तो बताइए। अगर पुराने सवाल किसी ने उठा के पूछ लिए आपसे, ये टास्क बार और ये, हाँ जी, क्या लगता है? टास्क बार, मेनू बार, डेस्कटॉप, स्टार्ट मेनू। हाँ जी। वो तो मैं बता दूंगा तो फिर तो हो ही जाएगा ना। स्टार्ट मेनू। ओके। देखो अब कारण ये है, ये इस जब का ये सवाल होगा, जिस टाइम पीरियड का होगा, उस टाइम पीरियड के लिए इसका करेक्ट आंसर जाएगा टास्क बार। क्योंकि उस समय जो ऑपरेटिंग सिस्टम आती थी, उस समय विंडोज 2000 या विंडो एक्सपी आती थी, विंडोज 7 तक, मैक्सिमम विंडोज 7 तक, तो वो कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग रहा है। ठीक है। बट अगर मैं आपको आज के विंडोज से कंपेयर करूं तो फिर वो आपको दिखेगा नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ, रुक जाओ 10 मिनट। सामने को सामने है तो क्या चिंता करने का। ये दिख, सॉरी, टूट गया क्या? अच्छा चलो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है ठीक है, ध्यान रखूंगा मैं। हाँ अच्छा, वो रहने दो। ये वाला मेनू देख रहे हो? पहले ये जो मेनू हुआ करता था एकदम ऐसा नहीं हुआ करता था, थोड़ा अलग टाइप से दिखता था वहां पे। अब के डेट में यही स्टार्ट मेनू है, यही टास्क बार है, सब जो है इसी में है। ठीक है। पहले यहाँ पे केवल कोने में आपका टाइम एंड डेट एंड टाइम हुआ करता था, बाकी चीजें हुआ नहीं करती थी। तो इसको हम लोग जो है आपको टास्क बार के रूप में कहते थे। मेनू बार आता है जब कोई प्रोग्राम आप ओपन करते हो, ऊपर में जो लाइंस दिख रही है, दैट इज द मेनू बार। ठीक है। तो पहले सिस्टम्स में वैसे दिखता था। तो अभी इस प्रोग्राम, जो ये प्रोग्राम खुला हुआ है, ऊपर में जो आपको दिख रही है चीजें, ऑल टूल्स, एडिट, कन्वर्ट, ई साइन, इसको कहते हैं मेनू बार। तो आज के प्रोग्रामिंग के हिसाब से ये थोड़ी चीजें अलग है, फ्लूइड है। स्टार्ट मेनू जब है तो यहाँ पे आपका जो स्टार्ट मेनू दिखेगा वो वाला विंडोज दिख रहा है, तो दैट इज द स्टार्ट मेनू। ठीक है। तो ये अलग हो गया, ये पूरा का पूरा दिस इज द स्टार्ट मेनू। तो इस तरीके से चीजें, बस नाम कभी कभी कंफ्यूज ना करें आप कि ऐसा भी कुछ अलग नाम है। पुराने क्वेश्चंस में ऐसा हुआ करता था। चलो, हाँ, चलो। तो पहला क्वेश्चन काफी आसान, क्वेश्चन नंबर 2, 2C। अच्छा, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2। असेंबलर, असेंबलर के बारे में चर्चा करी हमने। असेंबली लैंग्वेज की चर्चा करी थी। नहीं, कि लैंग्वेज जो होती, हाँ, तो लैंग्वेज जो होती है, लैंग्वेज आपको जनरली दो लेवल में हम डिवाइड करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस में पहला जो लैंग्वेज था दैट इज द मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जहाँ पे कि टोटली चीजें, एक एक चीज जो है वो 0 एंड 1 के फॉर्मेट में रहती है। वही केवल जो आपका कंप्यूटर का प्रोसेसर है वो केवल और केवल उसी लैंग्वेज को पढ़ सकता है, वो केवल और केवल 0 एंड 1 को डिकोड कर सकता है। उसके अलावा उसकी क्षमता और कुछ समझने पढ़ने की नहीं है। उसके बाद आपका आता है सेकेंड लेवल पे, जिसको हम लोग असेंबली लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जिसका यूज करके असेंबलर्स बनाया जाता है। असेंबलर का काम होता है कि सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज को या हाई लेवल जो लैंग्वेजेज होती हैं उनको कन्वर्ट करना इन द मशीन लैंग्वेज या बेसिक लेवल लैंग्वेजेस में, उसको कन्वर्ट करने का काम जो है वो असेंबलर करता है। और इसको लिखने के लिए जो लैंग्वेज यूज करी जाती है दैट इज नोन एज द असेंबली लैंग्वेज। ठीक है। सो कन्वर्ट,
हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑप्शन बी, इसके लिए ऑप्शन आपका कौन सा जाएगा? ऑप्शन बी जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करता है, दैट इज नोन एज द असेंबलर। कंपाइलर, असेंबलर, ये मिलते जुलते टर्म आपको दिखेंगे। या ठीक है, तो ये आसान सा सवाल था। तीसरा बताओ, तीसरा किसी ने सुना है जीएनयू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में? अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी सुनी है? अच्छा, कौन कौन सी? बताओ मुझे, मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के, हाँ वो विंडोज ही हो गया वो, चलो प्लेटफॉर्म है वो, ठीक है। विंडोज है, अब विंडोज के डिफरेंट वर्जन हैं डेफिनेटली। तो विंडोज आपका प्लेटफॉर्म होता है, विंडोज प्लेटफॉर्म में जो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम जो अलग अलग वर्जन दिखते हैं वो दो ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम आए हुए हैं। इसके अलावा लिनक्स है, यूनिक्स है, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे। ये जो यूनिक्स है, सॉरी नॉट यूनिक्स, जीएनयू ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप को अगर पूछा जाए कि यह है क्या, तो ये जो जीएनयू था इसका पूरा नाम बड़ा मजेदार है। इसका पूरा नाम है जीएनयू नॉट यूनिक्स। जीएनयू का फुल फॉर्म ही जो खुद में लिखा हुआ है वो है जीएनयू, दैट इज जीएनयू नॉट यूनिक्स। ये इसको एक टर्म यूज, हाँ जी, एक टर्म यूज होता है जिसको कहते हैं रिकर्शन। ये कंप्यूटर में काफी फेमस होता है रिकर्शन। ठीक है, रिकर्शन जो टर्म है ये कंप्यूटर में काफी मतलब कोडिंग वगैरह में काफी ज्यादा यूज होती है। जैसे इसका रिकर्शन को तुम्हें सबसे आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लो ये टर्म सुना है फैक्टोरियल 3, ऐसे लिखते हैं जब, नहीं तो फैक्टोरियल 3 लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना कि 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 1, ऐसे लिखा जाता है। अब इस 1 को तुम चाहे जितना बार चाहो लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सेम चीज, वो क्या हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है बार बार, उसमें एडिशन आपका जो है कुछ ज्यादा अंतर नहीं आएगा। रिकर्शन इसी से मिलता जुलता है, नॉट एग्जैक्टली दिस बट कुछ इसी तरीके से मिलता जुलता है। तो अब इसमें जीएनयू नॉट यूनिक्स को अगर फुल फॉर्म देखोगे तो जी का मतलब जीएनयू नॉट यूनिक्स, तो ये हो गया जी का फुल फॉर्म, ये हो गया नॉट यानी एन का, और ये हो गया यू का फुल फॉर्म। जब फिर जी के फुल फॉर्म को ब्रेक डाउन करने जाओगे तो फिर से वो वही आएगा, जीएनयू नॉट यूनिक्स, फिर तो वो रिकर्शन होगा। इसका मतलब इसलिए उन्होंने एक जो है ना कंप्यूटर की रिकर्शन की क्या कहते हैं उसके उसके डिजाइन को उन्होंने नेमिंग में यूटिलाइज करने के लिए काफी स्मार्टली यूज किया था। तो इसका नाम ही था जीएनयू नॉट यूनिक्स। यूनिक्स अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम था पहले से, उसमें उन्होंने कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड करी और उसका नाम रखा जीएनयू नॉट यूनिक्स। ठीक है, बट चीजें वही थी, इसका नाम ही अब ऐसा है, तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे ये नाम सुना है, जैसे मान लो नोएडा, तो नोएडा जो है हम अपने आप में शहर की तरह लेते हैं, बट नोएडा एक एक्रोनिम है। ठीक है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया करके हुआ करता था, फिर वहां के लिए अथॉरिटी बना था। ठीक है, अब उसमें जो ओखला है, ये ओखला अपने आप में एक्रोनिम है। ठीक है, इसमें नोएडा में जो ओखला है, ओखला अपने आप में जो है वो भी एक एक्रोनिम है, मुझे उसका पूरा एक्रोनिम याद नहीं है, बट यहाँ पे लास्ट में एरिया दिख रहा है कुछ करके, ये हुआ करता था इसका। तो ओखला, ओखला के बाद नोएडा। अब नोएडा मान लो नोएडा में कोई अथॉरिटी है, उसके नाम में फिर दिखेगा आपको नोएडा कोई अथॉरिटी करके। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे चलो बार बार सेम चीज नहीं आ रही है, नोएडा को आपने ब्रेक करोगे तो उसका फुल फॉर्म कुछ और आया, ओ को ब्रेक किया उसका कुछ और आया। लेकिन यहाँ पे जीएनयू में अब आप जब जब जी को ब्रेक करोगे घूम फिर के वही आएगा आपको, जीएनयू दैट इज द जीएनयू नॉट यूनिक्स। तो इस तरीके की कहानी थी इसकी कुछ। दूसरा इसका जो सवाल है यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट ट्रू ना, ठीक है। दूसरा जो सवाल पूछा है दैट इज स्टार्टेड बाय रिचर्ड स्टॉलमैन, दिस वाज करेक्ट। ठीक है, देखो ये उस समय क्वेश्चन जब आए होंगे उस समय जेएनयू काफी इंपॉर्टेंट हुआ करता होगा, तो उस समय के लिए था। तो ठीक है, रिचर्ड स्टॉलमैन का जो है इनका नाम ये हुआ करता था। तीसरा जो है इट इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज में गवर्नमेंट के आज के डेट में गवर्नमेंट का फोकस है ऑन द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या, आपने ये टर्म बार बार सुना होगा ना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, और कुछ
करेक्ट। सो देखो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है सिमिलरली, एक तो इसकी कोड्स जो है वो फ्रीली अवेलेबल होंगी, ठीक है, कोड्स इसकी फ्रीली अवेलेबल होंगी। दूसरा कि इसको तुम जैसे एक आपको ब्लूप्रिंट मिल जाएगा, कोड इसकी कैसे है, लाइब्रेरी फंक्शन सब कुछ मिल जाएगा आपको, आप उसको ले आइए और अपने हिसाब से कस्टमाइज कीजिए, अपने हिसाब से आप चेंज कर लोगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण देता हूं आपको, आपके मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर है दैट इज एंड्रॉइड सिस्टम। एंड्रॉइड जो है वो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। अब ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है तो क्या होता है, उसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल सेम रहता है, ठीक है, काम करने का तरीका सेम रहेगा, लेकिन हर मोबाइल में देखोगे तो थोड़े बहुत वेरिएशन उनको दिखेंगे आपको। जैसे आप एक सैमसंग का एंड्रॉयड फोन लो, आप एक रेडमी का लो या किसी और कंपनी का लो, है तो सारे के सारे एंड्रॉयड, यानी कि जो लैंग्वेज वहां जो बना है, वहां पर जो प्लेटफॉर्म यूज हुआ है वो एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म यूज हुआ है, ठीक है, लैंग्वेज जो यूज हुई है वो सेम यूज हुई है, जावा जावा ही यूज होती है। लेकिन आप फिर भी ये देखोगे कि उनमें थोड़े बहुत वेरिएशंस आपको बनते हुए दिखेंगे, राइट। अब सेम चीज कंपेयर करो लैपटॉप से, डिफरेंट लैपटॉप्स, लेकिन उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज की दिखेगी। क्या उसके वर्किंग में, उसके फंक्शनिंग में आपने डिफरेंसेस देखे हैं, आप जो ऑब्जर्व किए हैं? यू विल नॉट फाइंड दैट। आप किसी भी लैपटॉप को चलाओ, अगर उसमें विंडोज इंस्टॉल्ड है तो उसके काम करने का तरीका सेम होगा, वो सेम फीचर्स ही आपको दिखेंगे, बदले हुए फीचर्स नहीं दिखेंगे। आप चाहे लेनोवो का लैपटॉप निकाल के ले आओ, आप सैमसंग का लैपटॉप लेकर के ले आओ, आप एचपी का ले आओ, डेल का ले आओ, किसी का ले आओ, ऑपरेटिंग सिस्टम उसका विंडोज है, अगर उसके काम करने का तरीका क्या होगा, वो सेम 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 इंटरफेस, सेम ग्राफिक्स, सब कुछ सेम आपको मिलेगा। बट इसको कंपेयर करो एंड्रॉइड के फोन से, एंड्रॉइड में इवन की फोन अलग अलग है, कंपनी अलग अलग है, वर्जन से सब में एंड्रॉइड का ही हो, सेम वर्जन हो, लेकिन फिर भी आपको ग्राफिक्स उसके चेंज दिखेंगे, उसमें कुछ चीजें आपको बदली हुई एप्लीकेशन वगैरह जो है थोड़े दूसरे तरीके से इंस्टॉल किए होंगे, कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज किसी फोन में जो है वो ऐड कर देते हैं। यही डिफरेंस है आपको ओपन सोर्स का एंड क्लोज सोर्स का। जो विंडोज है, विंडोज इज अ क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, पूरी की पूरी जो आपका ओएस देती है वो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। इवन फॉर एग्जांपल एप्पल की जो सॉफ्टवेयर आईओएस आती है वो क्लोज सोर्स है, आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते, कोई कंपनी नहीं कर सकते कि अच्छा मैं आईओएस को लेती हूँ अपने हिसाब से थोड़ा सा उसको एडजस्ट करके मैं कर दूंगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। जबकि दूसरी तरफ एंड्रॉइड जो है, एंड्रॉइड इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, आप उसको ले आइए, लेके अपने हिसाब से आप उसको कस्टमाइज करके चेंजेस करके आपको जो सूट करना है, कुछ बदलाव करने हैं, यू कैन डू दैट। तो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। इसकी टेक्निकलिटीज में गए बिना मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसका फ्रेमवर्क समझा दूं, इसका मतलब क्या है। अब जो है आपका ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स के अपने अपने फायदे हैं, अपने घाटे हैं, अपने नुकसान होते हैं। जैसे अब जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नुकसान ये होता है कि मतलब कहते हैं ना कि जितने लोग उतने हिसाब से अपने अपना कस्टमाइज करके रखा है, जितनी कंपनी है सबने अपना अपना कस्टमाइज कर दिया, उसी एंड्रॉइड को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर दिया, तो एक दिक्कत ये हो जाती है। लेकिन दूसरा फायदा ये है कि आपको उसमें, क्योंकि लोग अपने हिसाब से इनोवेट कर सकते हैं, तो इनोवेशन के चांसेस उसमें बहुत ज्यादा दिखते हैं। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या है कि कंपनी का है, उस पर मोनोपोली होता है, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, वही चाहेगी तो जो चेंजेस करेगी केवल और केवल वही कर सकती है जिस कंपनी ने उसको बनाया है, ठीक है, जिसका उस पर कॉपीराइट है, जिसने उसको चेंज। तो वहां पे क्या होता है कि आपको एक स्टैंडर्ड काफी लंबे टाइम तक मेंटेन रहता है, उसमें बदलाव होने के जल्दी जल्दी चांसेस नहीं है। दूसरा, लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती है कि इनोवेशन वगैरह जो है वो क्रैश हो जाता है। मैं तुम्हें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कितने जल्दी चेंज होते हैं, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ एंड्रॉइड का, ये मैंने अपने लाइफ में झेला है। जब कॉलेज में थे हम लोग थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर में हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे कि भाई कुछ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो एंड्रॉइड बहुत ये फीचर में था, चलो एंड्रॉइड ट्रेनिंग कर लेते हैं, एंड्रॉइड ऐप मेकिंग कैसे होती है, एंड्रॉइड कैप्स कैसे बनाए जाते हैं। एंड वी वर ट्रेनिंग, तो कॉलेज की छुट्टियां थी, एक महीने हमने ट्रेनिंग करी, और एंड्रॉइड जैसे अलग अलग वर्जन आते थे ना, JKL, किटकैट आया, लॉलीपॉप आया, ऐसे करके। तो उस समय जो है हमने ट्रेनिंग करी, मान लो एंड्रॉइड के वर्जन 11 पे, वही वर्जन चल रहा था काफी दिनों से। हमने पूरा एक महीना पढ़ा अच्छे से, अच्छा क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और फिर हुआ कि चलो सर्टिफिकेशन ले लेंगे, ओरेकल सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो हम लोग एग्जाम के लिए अपियर हुए। जब एग्जाम के लिए अपियर हुए, उसके 2 दिन पहले क्या हो गया था कि वो एंड्रॉइड का नया वर्जन लॉन्च हो गया था, ठीक है। हम मान लो एंड्रॉइड 11 के लिए पढ़ के गए थे, सारी तैयारी सब कुछ समझा था हमने एंड्रॉइड 11 को, और जब एग्जाम देने बैठे तो वहां पे जो पेपर आया वो एंड्रॉइड 12 आ गया था उस समय तक, ठीक है, और हम लोग सारे के सारे लोग लाइन से फेल कर गए।
क्यों? क्योंकि बहुत सी चीजें उसमें बदल गई थी। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसे फील्ड है, खास करके कंप्यूटर्स वाला जो ये एरिया है, यहाँ पे हर दिन बदलाव इतना स्पीड है, इतना स्पीड है कि आप एक साल छोड़ दो, उसके बाद आप आउट ऑफ द मार्केट हो जाओगे, आप ऑलमोस्ट नॉन रिलेवेंट हो जाओगे। चीजें यहाँ पे इतनी तेजी से बदलती हैं, हर साल कुछ ना कुछ, खास करके जो ओपन सोर्स वाले फील्ड हैं वो खास करके। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का अगर आप यूज देखोगे तो अलग अलग जगहों पे, जैसे इंडिया भी कह रही है कि हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, हम इसको प्रोमोट करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा आईटी सेक्टर है। अगर हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को प्रोमोट करेंगे तो यहाँ पे उसमें डेवलपमेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। आप याद करोगे जो आपका कोविड का टाइम था, तो वहां पे उन्होंने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था जिसपे आपका वैक्सीन लगता था। कौन सा सॉफ्टवेयर था वो? वेबसाइट एप्लीकेशन कोविड के लिए? हाँ जी, आरोग्य सेतु ऐप। ठीक है, तो जो आरोग्य सेतु ऐप था, दैट हैज बीन बिल्ट ऑन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आज के डेट में गवर्नमेंट के मोस्ट ऑफ द एप्स उन्होंने क्या बना रहे हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के थ्रू बना रहे हैं, यानी उसके सोर्स कोड और ये चीजें जो है वो काफी हद तक आपके पास आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। अब अवेलेबल मिलेंगी तो उसको क्या करेंगे वो, अगर उसने इंडिया ने ऑफर भी करा था कि अगर कोई और भी कंट्री चाहती है इसको बनाना तो वी आर रेडी टू हेल्प, हम आपको कोड दे देंगे, चीजें दे देंगे, आप उसको अपने हिसाब से, आप अपनी जरूरत के हिसाब से आप उसको क्या कर लीजिए, कस्टमाइज कर लीजिए, यानी आपको स्क्रैच से नहीं बनाना पड़ेगा, आप बस अपने हिसाब से उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करके आप चीजें को चेंज कर लीजिए। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब यही। ठीक है, तो यहाँ पे ये रखेंगे। अब जो आपका लिनक्स है या यूनिक्स है, ये दोनों के दोनों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हुआ करते थे। आज के डेट में भी जो प्रोग्रामर होंगे, जो आईटी सेक्टर में काम करते होंगे, उनसे कहोगे कि विंडोज यूज करोगे कि लिनक्स यूज करोगे, व्हाट विल यू प्रेफर? उसमें से ज्यादातर लोग लिनक्स यूज करना प्रेफर करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करके थोड़ा यूज कर लेते हैं। तो यूनिक्स एंड लिनक्स दोनों जो है दीज आर द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सो दिस इज करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है, इट इज नॉट कॉम्पेटिबल विथ यूनिक्स, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जीएनयू जो बना था ये यूनिक्स के प्लेटफॉर्म को ही बना था। ठीक है, यूनिक्स को ही यूज करके यूनिक्स को और बेहतर इन्होंने करा था। तो यूनिक्स में बहुत बेसिक चीजें अवेलेबल थी, उसमें थोड़ा सा अच्छा म्यूजिक, अच्छा डांस वगैरह ऐड करके इन्होंने जीएनयू बना दिया, यानी थोड़ी सी लाइब्रेरी ऐड की, थोड़ी सी फंक्शंस ऐड की, एक्स्ट्रा फंक्शंस को ऐड कराया, और फिर जीएनयू नाम का जो आपको सॉफ्टवेयर था इसको तैयार किया था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि जीएनयू जो था नॉट कॉम्पेटिबल विथ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो ये आपका ऑप्शन डी जो है वो गलत है, वो यूनिक्स के साथ कॉम्पेटिबल था। ठीक है, चलो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यहाँ पे जो अपने क्वेश्चन से जो अपने को निकालना था वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये टर्म बार बार न्यूज में आपको घूमते रहता है। ठीक है, तो इसको अपने यहाँ से इस क्वेश्चन से वो निकाल के लेके चले आएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल इंग्लिश है। Dash is the process of carrying out commands, fetching, storing, decoding, executing। हाँ जी, बताइए आप लोग बताइए। आज इधर आप लोग तो मतलब कभी कभार कभी तो बोला करो आप लोग। हाँ जी बोलो, क्या होगा? अरे गलत होगा, डरने का क्या है? पक्का? ये सुन लिया इन लोगों ने बोला तो बस बस बस, और ये लोग अक्सर गलत ही बोलते हैं। ठीक है। हाँ, अब नहीं तो इंग्लिश, अब कंप्यूटर में चीजें इंग्लिश में ही दिखेंगी, वहां पे आप उसकी वोकैबुलरी निकालने जाओगे तो फिर वो उल्टा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड ही, वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चला जाएगा। वो उसकी दिक्कत वो है, वहां पे जो है वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट होने के चांसेस ज्यादा है। अब रेलवे को रेलवे ही बोलो, वो ज्यादा बेहतर है, उसकी हिंदी निकालने जाओगे तो कचरा हो जाता है वो। ठीक है, एरोप्लेन जो है, हवाई जहाज। देखो, फेचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग में आइडिया बताता हूँ सिंपल। चलो इंग्लिश, किसी भी पेपर में जाओगे इंग्लिश थोड़ा तो अपियर करना पड़ेगा ना। तो पहला मतलब होता है फेच। फेच का मतलब क्या होता है सिंपल इंग्लिश में? खींचना। हाँ तो बताओ फेच का मतलब बताओ। फेच मतलब फेच करता है, तो ये नहीं। अच्छा, फेच, तो फेच का मतलब होता है कहीं से जब आप कोई चीज लेकर के आते हो या लेना चाहते हो, लेते हो, तो दैट इज नोन एज द फेच। ठीक है, यानी फेचिंग वाटर एक सबसे सिंपल टर्म यूज होता है, फेचिंग वाटर फ्रॉम द वेल। आप कुएं से पानी क्या कर रहे हो, ले रहे हो, तो वो होता है, उसका मतलब होता है फेच। अब यहाँ पे अगर कंप्यूटर की भाषा में करें, फेच का मतलब क्या होगा? फेच का मतलब होगा डेटा में जो चीजें आपके स्टोरेज में स्टोर्ड है,
कभी कभार प्रोसेस करने के लिए आपको वो चीज चाहिए होगी, तो आप क्या करोगे, जब आप उसको बुलाता है, उसको कॉल करता है, तो दैट इज नोन एज द फेचिंग। जैसे मान लो गेम आपने स्टोर करके रखा है हार्ड डिस्क में, अब हार्ड डिस्क में गेम स्टोर करके रखा है, यहाँ पे रैम ने उसको लोड किया, तो सारा चीज उसका लोड हो चुका है, लेकिन एक टाइम में एक ही चीज करना होगा, एक ही काम कराना होगा, या चलो उसके उसके पहले भी जब रैम में इसको लोड करना होगा, तब इस हार्ड डिस्क में जो डेटा पड़ा हुआ है उसको लेकर के तो आओगे रैम में, तो दैट इज व्हाट, दैट इज द फेचिंग प्रोसेस। ठीक है, सबसे सिंपल, एक पड़ा हुआ प्रोग्राम पहले से स्टोर्ड है, उसको जब आप लेके आते हो, दैट इज नोन एज द फेचिंग। स्टोरिंग सिंपल सी बात है, आपने फेच किया, आपने कुछ उसमें बदलाव किया, और बदलाव करके वापस से जब आप इसको स्टोर करोगे, उसको लेके आओगे, तो स्टोर। सबसे एग्जांपल बता रहा हूं, आपने अपना लैपटॉप खोला, आपको कोई फाइल सर्च करनी है, आप सर्च बार में उसका नाम डालते हो, तो वो क्या करता है, खोज के वो फाइल आपको ओपन करता है, दैट इज द फेचिंग। आपने उस फाइल में कुछ बदलाव किए, बदलाव करने के बाद आपने उसको क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, आप बोलोगे सेव, तो सेव करो, तो दैट इज द स्टोरिंग। डिकोडिंग का प्रोसेस होता है कि जो कोड्स लिखे होते हैं पहले सिंपल फॉर्म में, वो आपके पढ़ने के फॉर्मेट में उसको करना, दैट इज द डिकोडिंग फॉर्मेट। ठीक है, और चौथा जो है एग्जीक्यूटिंग, आप कोई कमांड डालते हो, कमांड डाल कुछ करना चाहते हो, जैसे कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो दैट इज व्हाट, दैट इज द एग्जीक्यूशन। आपने दबाया कंट्रोल सी एंड कंट्रोल क्या होता है, वी, तो कंट्रोल वी जब आपने पेस्ट किया, तो आपने जैसे ही कंट्रोल वी डाला, वो उसको समझ गया, कंप्यूटर ने समझ गया कि मुझे क्या करना है, और वो क्या कर रहा है, जो पेस्ट नाम का उसको जो ऑपरेशन है, उसको वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो आसान चीजों को ऐसे करके रखोगे तो यह चीज हो जाएगी आपको क्लियर, इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। तो अपने सिंपल, ये मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जांपल्स जो है यूज कर लिए, तो ये आपको इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। A program that controls a computer's basic function, ये तो आसान नहीं है, ये तो मतलब इसके ऑप्शन ही जो है वो काफी आसान है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव, सीपीयू, तो बाकी तीन तो जो है वो आपको ऑब्वियसली हार्ड डिस्क दिख रहे हैं, हार्डवेयर दिख रहे हैं, एक ही सॉफ्टवेयर दिख रहा है, और क्वेश्चन में पूछ ही रहा है कि प्रोग्राम है वो। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, तो नहीं भी आपको पता है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ये क्या है, एमएस डॉस, अरे बाप रे, नॉट वेरी मच रिलेवेंट, पढ़ लो। हाँ जी, आज के डेट में आपसे कोई नहीं पूछने वाला है कि एमएस डॉस कब रिलीज हुआ था। ठीक है, इसको फालतू का माथा मत खराब करो, है 1981 ही। ठीक है, लिख लो अगर करना है तो भाई, एमएस डॉस जो है 1981 में रिलीज हुआ था। ये वन ऑफ द फर्स्ट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स हुआ करते थे। ठीक है, आप हमारे पिताजी लोग जो यूज किए होंगे अपने जमाने में, जब उन्होंने कंप्यूटर सीखा होगा, तो उन्होंने एमएस डॉस का यूज किया होगा। स्कूल वगैरह में थोड़े बेसिक्स इसके दिखाए गए थे शायद, हम अब याद भी नहीं है कि दिखाया, देखा भी था कि हमने नहीं। तो 1981 एमएस डॉस जो है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें जो है ना, इसकी खासियत थी कि ये कमांड लाइन इंटरफेस था। आज के डेट में क्या है, आपको कुछ भी खोलना है मान लो, तो आप सीधा जाते हो, आपको आइकन दिखता है, आप आइकन पे जाके क्लिक करते हो, खुल जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता था, इसमें उसको कमांड देना पड़ता, उसको टाइप करना पड़ता था। ठीक है, तो वो टाइप करके कमांड दोगे तभी वो खुलता था। तो अगर आपको कमांड देना नहीं आता है तो इतना इजी नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट के बढ़ने का कारण क्या हुआ बाद में, इसने यूजर इंटरफेस को इतना इजी कर दिया कि कोई भी सिस्टम को चला सकता है, हैंडल कर सकता है। लेकिन इसके पहले आपको एमएस डॉस के टाइम में आपको कमांड देना सीखना पड़ता था, कि आपको कुछ भी फाइल भी ओपन करना, यू नीड टू राइट अ कमांड, एंड कमांड लिखने के बाद ही आप उसको क्या करोगे, ओपन करोगे। तो कंप्यूटर की हिस्ट्री काफी तेजी से बदली है। एमएस डॉस वाज द फर्स्ट। अच्छा, इसका फुल फॉर्म याद है ना? ठीक है, जिसको को पता नहीं, अब इसका रिलेवेंस नहीं है बहुत ज्यादा, बट किसी एग्जाम में जहाँ पे बैंकिंग तो नहीं, बट बैंकिंग वगैरह में भी ना कंप्यूटर वगैरह पूछ लेते हैं वो। अब नहीं आता है ना, बढ़ाया है थोड़ा सा, चलो ठीक है, वो तो मैं कैप्चर करा लूंगा बढ़ा हुआ। तो एमएस डॉस वाज द फर्स्ट, 1981 में रिलीज हुआ था। इसमें जो है इसकी एक और बहुत सारी चीजें थी, जैसे सिंगल टास्किंग था। आज के डेट में जो है तुम इधर भी कर रहे हो, एक फाइल भी हैंडल कर रहे हो, उधर यूट्यूब पे गाना भी बजा रहे हो, ठीक है, उधर वीडियो कॉल पे भी लगे हुए, तो उसको मल्टीटास्किंग आप एक साथ कर सकते हो। बट एमएस डॉस में ऐसा नहीं था, एक टाइम में जो है वो एक ही काम होगा, सिंगल यूजर जो आपका हुआ करता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुआ करती थी। आपका इसका इसका जो बिट था, जिसको हम लोग जैसे आज के विंडोज जो है 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका जो था एड्रेस, ये वो आपका 16 बिट का हुआ करता था, 16 बिट का हुआ करता था, तो काफी स्मॉल जो है वो 16 बिट आर्किटेक्चर था उसका, ये काफी।
तो एमएस डॉस के बारे में अब यूज नहीं होता है, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि डॉस कहीं खोजोगे भी तो किसी ने रखा होगा, पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 7। अब ये फिर से एक फालतू सवाल। हाँ जी, क्या है 7 का डी? अच्छा सही है, वो 1990s का ही था। ठीक है, तो विंडोज 3 जो है वो 1990s में आया था। विंडोज 1 कब आया था? देखो, सबसे इन सब चीजों में क्या होता है, जिसमें बहुत ज्यादा हो चुका है उसमें आप पहला याद रखें और लास्ट याद रखें। और आप देखोगे कि विंडोज से पहले के सवालों में काफी मतलब पहले क्वेश्चंस में काफी जो कंप्यूटर सवाल आते थे, विंडोज से काफी सवाल पूछे जाते थे। उन्हें लगता था कंप्यूटर का मतलब विंडोज, ठीक है। ये जबकि विंडोज एक छोटा सा पार्ट था, बट उनके लिए जो है वो क्वेश्चन के में वो विंडोज में ही पूरे कंप्यूटर को घुमाते रहते थे कि भाई वही जो है वो कंप्यूटर है, वो बाकी उससे अलग नहीं है। तो मुझे बताओ विंडोज पहला कब लॉन्च हुआ था, किसी को आइडिया है क्या? 1.0 1990 में तो हो ही गया, विंडोज 3 लॉन्च हुआ है। देखो, एमएस डॉस 1980s नहीं, और विंडोज 3 1990, यानी इसी बीच में होगा कहीं ना कहीं। चलो एकदम एक्यूरेट चला गया 85, ठीक है। अच्छा, तो विंडोज 1.0 1985 में। अच्छा, लेटेस्ट वाला कब लॉन्च हुआ है? लेटेस्ट कौन सा है? 12 नहीं आया वक्त। हाँ जी, हाँ तो विंडोज 11 चल रहा है ना। विंडोज 11 कब आया था? 21। विंडोज 11 2021 लास्ट का ये था, ठीक है। इसके बीच में कितने वर्जन आए विंडोज के? विंडोज एक्सपी आया, विंडोज विस्टा आया, विंडोज 7 आया, विंडोज 8, विंडोज 10, 9 नहीं आया था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके तो उतने सारे विंडोज याद रखने की जरूरत नहीं है, वो माथा दर्द हो जाएगा आपका फालतू का, ठीक है, वो नॉट इम्पोर्टेंट। अच्छा, किसी ने मतलब विंडोज के एक्सपी या पुराने वर्जन यूज किए? स्कूल वगैरह में किया होगा, नहीं? मुझे सबसे ज्यादा पुराने वाला विंडोज 8 जो है मुझे सबसे अच्छा लगता था, अपना मतलब पर्सनल यूजिंग एक्सपीरियंस। हाँ जी, हाँ विंडोज 8। विंडोज 7, विंडोज 8 बेहतर आया था, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए था, फिर से जो है वो। हाँ जी, 10 आया, 10 आया था 2015 में, 10 आया था, ठीक है। विंडोज 7 आया था, देखो देखो सुनो सुनो सुनो, विंडोज 7 आया था अराउंड 2009-10 के आसपास में, ठीक है। 8 या 9 में यही आया था। और उसके बाद आपका आया था विंडोज 8। तो विंडोज 8 आया था अराउंड 2012-13 में, ठीक है। उसके बाद आपका 8 के बाद सीधा चला गया था विंडोज 10, जो कि आपको आया था 2015 में। और फिर आया था विंडोज 10 के बाद विंडोज 11 2021 में, ठीक है। तो आपको आया था। उसके पहले जनरली विंडोज 7 एंड विंडोज एक्सपी यूज हुआ करते थे। मतलब जो सबसे ज्यादा आपको यूज हुआ है विंडोज 7, विंडोज एक्सपी चलता थोड़ा पुराना था, बट उसके बाद फिर विंडोज 10, मतलब विंडोज 8 उतना बढ़ा नहीं, ग्रुप उसका यूसेज बहुत नहीं बढ़ा, और नहीं हुआ तो उन्होंने फिर विंडोज 8.1 लॉन्च किया तुरंत, थोड़ा सा अपडेट करके, जस्ट ठीक कुछ मतलब कुछ एक ही साल में लॉन्च कर दिया था। बट वो भी फिर बहुत ज्यादा ये नहीं, तो फिर विंडोज, क्योंकि विंडोज 7 का इंटरफेस लोगों को आदत हो चुका था। अब आप बहुत चेंज नहीं कर रहे हो, कुछ अलग उसमें नहीं मिल रहा है, तो क्यों वो पहले से चलाते हुआ आया तो क्यों बदलेगा वो। विंडोज 10 जब लॉन्च हुआ तो अब इन्होंने क्या करा, नहीं नहीं फिर इन्होंने बढ़ाया कि नहीं, अब जो है विंडोज 10 हमने सिस्टम के साथ विंडोज 10 ही देना स्टार्ट कर दिया, उसके अपडेट्स कम किए पुराने वाले के, तो फिर इसका यूज बढ़ गया। देखो, एक काम जो है ना विंडोज ने बड़ा अच्छा किया है, आपको किसी का पायरेटेड वर्जन नहीं मिलेगा किसी और सॉफ्टवेयर का जनरली, विंडोज के अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जैसे लिनक्स, आपको चाहोगे कि मुझे चाहिए कि मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स रखूं, आपको ओरिजिनल कॉपी ही लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर की ओरिजिनल कॉपी चाहिए होगा तब आप इंस्टॉल करोगे। जबकि विंडोज एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम रहा जिसके कि पायरेटेड कॉपी खूब मिले। पायरेटेड कॉपी मतलब नहीं, चोरी करके बनाया गया है, ठीक है। पायरेटेड का मतलब, पायरेटेड सिंपल इंग्लिश का वर्ड पायरेसी, पायरेसी का मतलब होता है चोरी,
ठीक है। तो पायरेटेड जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर होता था उसका मतलब ये था कि विंडोज का जो कोड होता था वो आप विंडोज से नहीं खरीद रहे हो, वो ओरिजिनल सोर्स कोड है, आपने उसको किसी ने कॉपी करा, कॉपी करके उसमें जो आपको लॉकिंग थी उस लॉकिंग को ब्रेक किया और लॉकिंग को ब्रेक करके फिर आपके सिस्टम में डाल दिया गया। तो जैसे ओरिजिनल विंडोज का जो सॉफ्टवेयर है, मान लो विंडोज 11 का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जो है वो 6,000-7,000 रुपए का पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो उसका पायरेटेड वर्जन वो 500 रुपए में भी मिल जाएगा। 500 रुपए में सीडी आएगी, लेके डाल दो। पहले तो सीडी आता था, अब तो फ्लैश ड्राइव में मिल जा रहा है, ठीक है। तो आप लेके डाल दोगे, चीजें जो है अपडेट हो जाएगी। लेकिन विंडोज का एक बहुत अच्छा, विंडोज ने क्या, विंडोज को नहीं पता था कि मेरी कॉपी, मेरा जो सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा पायरेट हो रहा है, उसको पता था। लेकिन उसने कभी भी इस चीज को लेकर के स्ट्रिक्टनेस नहीं लाई। नहीं, नहीं, यहाँ पे बड़ा अच्छा दिमाग लगाया था विंडोज ने, लोगों को आदत हो जाए। तुम समझो कि आज के डेट में मैं विंडोज ही यूज करता रहा हूं बचपन से, अब अचानक से आपको मैं लिनक्स ला के दे दूंगा, आपको समझने में, यूज करने में, कंफर्टेबल होने में उसके साथ कुछ दिन टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका हमेशा फर्स्ट चॉइस क्या रहेगा किसी भी टाइम में, वो रहेगा विंडोज, ठीक है। बच्चे सीखे भी विंडोज पे, मतलब एक मैंने बोला ना कि एक टाइम के लिए कंप्यूटर का मतलब ही हो गया था विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट। लोगों के दिमाग में वही बैठ गया था, कंप्यूटर का मतलब विंडोज माइक्रोसॉफ्ट वही है, और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो लोग, उसकी आदत हो गई, लोगों ने उसका नाम जाना, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग उसको अलग से नहीं करनी पड़ी, लिनक्स को करना पड़ेगा, भाई मेरा भी एक सॉफ्टवेयर है, ये भी यूज कर सकते हैं, उसको नहीं करनी पड़ी। मतलब लोगों के दिमाग में एक ही चीज था कि कंप्यूटर मतलब विंडोज, और लोग जो है उसके आदि होते गए। तो ये काफी अच्छा एक बिजनेस प्रिंसिपल के रूप में भी जो है ना, विंडोज ने पायरेट हो रहा है, होने दो, कोई दिक्कत, ठीक है। स्कूल्स में जा ही रहा है ना, स्कूल्स में ही लेके जाओगे, पढ़ने वाले बच्चे ही तो करेंगे, कंपनीज तो ऑब्वियसली नहीं करेगी, कंपनीज तो ओरिजिनल ही लेके जाएंगी। जनरल पब्लिक में अगर पायरेटेड भी जा रहा है कोई इशू नहीं है, वी विल हैंडल, ठीक है। तो ये इसका काफी अच्छा ये रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 नहीं 8 था ना। विच आर द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर द प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग देखो, ये पुराने में ये तीनों जो है, तीनों वर्ड प्रोसेसिंग में यूज होते थे, ठीक है। आपका एमएस वर्ड तो ऑब्वियसली आज भी आप एमएस वर्ड ही हम यूज करते हैं जनरली, बट उसके पहले जो वर्ड स्टार एंड पेज मेकर था, ये भी आपका दोनों वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज हुआ करते थे। हाँ जी, पेज मेकर भी आपका, हालांकि वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग का सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो एप्लीकेशन होते हैं, बट वो आपको वर्ड प्रोसेसिंग के लिए भी उसका यूज होता था, ठीक है। किसका ना, वर्डस्टार एप्पल का नहीं, पेज मेकर वर्डस्टार दोनों में से कोई एप्पल का नहीं, बट ये और सॉफ्टवेयर आती थी और कंपनीज की आती थी, ठीक है। तो वर्डस्टार अब नहीं यूज होता है, वो आपको वर्डस्टार खोजोगे भी तो नहीं रहता कि मिलेगा, ठीक है। अब एमएस वर्ड इतना फेमस हो गया तो कोई ये नहीं होगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग। सो यहाँ पे लिखे गए हैं आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। हाँ जी, देखो सिंपल, आज के डेट में ये टर्म काफी कॉमन हो गया ना, हम कुछ भी नया कुछ डाउनलोड करते हैं अपने फोन में ही डाउनलोड करते हैं, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड किया, ऐप डाउनलोड किया, एप्लीकेशन भी कौन बोलने जाए, ठीक है, शॉर्ट बोलो ऐप। तो ऐप जो है वो डाउनलोड करते हैं आप, तो ऐप का मतलब ही सिंपल, उसका पूरा नाम जो है वो ऐप नहीं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो आप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, उसका सिंपल सा मतलब होता है, जब आप एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर को डालते हैं, उस ऐप, उस सॉफ्टवेयर का काम है कि वो एक स्पेसिफिक टाइप का काम कर पाएगा, देन दैट इज नोन एज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जैसे ब्यूटी कैमरा आया तो उसका एक ही काम है, ठीक है, कि वो जो है वो फोटो अच्छे लेके आएगा, ठीक है, वो और कोई काम नहीं करा सकता, तो दैट इज नोन एज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अरे बाबा, ठीक है, वो जोन है ना, वो जो, अब उसको बोला कि तुम कैलकुलेट करके दे आओ, ठीक है, वो कैलकुलेटर का काम नहीं कर पाएगा, तो वो उसके बस की नहीं है, ठीक है। तो वो उसको कहा गया, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है आपको आज के देखो, अब चीजें जो है ना काफी ब्लर होती जा रही है, लाइंस जो है वो काफी ब्लर होते जा रहे हैं। अब जो है, ऐसे मान लो कि जो आपको वेब एप्लीकेशन होते थे, उसका मतलब क्या था, वेब एप्लीकेशन का मतलब था कि आपको कनेक्ट करते थे, एप्लीकेशन वेब, आपको वेब इंटरफेस के साथ कनेक्शन देते थे, आप इंटरनेट एक्सप्लोर कर सकते हो। बट अब वो लाइन जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ बहुत ब्लर होती चली जा रही है, खास करके आते हुए आज के टाइम में, जो जो जब से आपका एआई आ गया है, कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं करा सकते वहां से डायरेक्टली, नहीं, ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें आप करोगे, एआई के आपका सब कुछ करके दे देगा, ले जाओ, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं। तो ऑब्वियसली ये लाइंस जो है ना वो काफी धीरे धीरे ब्लर होती जाएंगी, ये इतने ऊपर रह नहीं जाएंगे।
वहां वो ओएस में ही डाल के दे रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ही डाल के दे रहे हैं। चलो उसके बाद यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका जो सीक्वेंस है वो कुछ ऐसा है, देखो सबसे ऊपर में होता है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के नीचे में होता है सिस्टम, और सिस्टम के नीचे में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके नीचे में होगा एप्लीकेशन। ठीक है, ये जो है ये आपका फ्लो है कि किस तरीके से कंप्यूटर वर्क करता है। एक जो है प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर का मतलब है सिंपल सा, जो आपका सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर जो पूरे के पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करा रहा है, दैट इज द प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। वो किस तरीके से बना है, किस लैंग्वेज से बना है, क्या कौन सी उसमें प्रोग्रामिंग यूज हुई है, उसको कहा जाए कि कोई किस प्लेटफॉर्म पे बना है। जैसे हम जब विंडोज यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये विंडोज के प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, ये विंडोज का प्लेटफॉर्म है, या एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म है, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म है। तो प्लेटफॉर्म जो है ये काफी बड़ा टर्म है, इसमें काफी चीजें आ जाती हैं। दूसरा होता है दैट इज द सिस्टम। सिस्टम को समझने से पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक जो काम होता है वो होता है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन करने का। आपके जो हार्डवेयर सोर्सेज हैं, आपके जो सॉफ्टवेयर सोर्सेज हैं, तो ये रिसोर्सेज है ना, आपको एक काम करने के लिए रिसोर्सेज को अलग अलग जगह पे लगाना होगा सही तरीके से, एफिशिएंटली। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि जो आप कैसे मैनेज करोगे टू मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ द सिस्टम या कंप्यूटर। अब ये रिसोर्सेज क्या है, ये है आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसको आप कैसे यूटिलाइज करोगे, जो आपके पास इतनी ही मेमोरी है, इतना हार्ड डिस्क है, इतना रैम है, आप इसको कैसे एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करोगे, वो करने का जो काम है दैट इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये आपका काम करता है। इसके अलावा जो दूसरा है, इसके ऊपर में है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इसके बीच में प्लेटफॉर्म एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, प्लेटफॉर्म तो जो सब कुछ इंक्लूडेड हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है इसका जो बेसिक काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक छोटा प्रोग्राम है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम को भी एफिशिएंटली काम करने के लिए उसको चाहिए होगा कुछ और एक्स्ट्रा मदद। एक्स्ट्रा मदद मतलब जैसे आप देखते होंगे कि कई बार आपका मान लो कि चलो माउस पैड जो है, लेट सपोज ये माउस पैड या टच पैड, अब तो टच पैड हो गया, टच पैड काम नहीं कर रहा है तो बोलते हैं कि ड्राइवर्स को अपडेट कर दो, या लेके जाओगे बोलोगे मेरा काम नहीं कर रहा, वो ड्राइवर ले आएगा, ड्राइवर को थोड़ा अपडेट करेगा, बोलोगे नया वर्जन वाला ड्राइवर डाल दिया, वो ठीक हो जाएगा, काम करना शुरू करेगा। या आपने कीबोर्ड कनेक्ट किया तो कई बार उसमें एक छोटा सा, कई कीबोर्ड्स में आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है एक स्पेसिफिक टाइप का, वो उसको बोलते हैं कि ड्राइवर है, ये कीबोर्ड का ड्राइवर है। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स में बाकी ड्राइवर्स जो कि उसको चाहिए हो, जैसे मान लो कि आपने प्रिंटर लगाया, तो प्रिंटर लगाओगे तो प्रिंटर ऐसे काम नहीं करेगा, यू नीड अ ड्राइवर्स अपडेट फॉर दैट, यू नीड अ ड्राइवर फॉर दैट, तभी प्रिंटर आपका काम करेगा। तो फिर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए आपको और जो बाकी चीजें चाहिए होंगी, सारे ड्राइवर्स या यूटिलिटीज कहते हैं, इनको आप जब ऐड करते हो दैट बिकम्स अ कंप्लीट सिस्टम सॉफ्टवेयर, उनको कहा जाता है, उसको साथ में ऐड करके दैट इज नोन एज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, और उसके नीचे में ये सब आपने सेटअप कर दिया, आपको एक पार्टिकुलर काम करने के लिए जो आप यूज करोगे तो दैट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे प्लेटफॉर्म आपका हो गया विंडोज, ठीक है, विंडोज के बाकी सारे फाइल्स उसमें यूटिलिटी ड्राइवर आपने ऐड किए तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, उस प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। बट उसके पहले जैसे आप विंडोज 11 बोलो, विंडोज 10 बोलो, तो ये क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ओएस है। ठीक है, इस विंडोज 10 विंडोज 11 में आप साथ में जो ड्राइवर या बाकी चीजें हैं उसको ऐड कर दो तो वो बन जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर किस प्लेटफॉर्म पे काम करे तो वो विंडोज के प्लेटफॉर्म पे काम करता है। उसी में जब आपने मान लो एमएस वर्ड को खोला तो एमएस वर्ड क्या हो गया, एमएस वर्ड एप्लीकेशन फाइल हो गया। तो ये सीक्वेंस याद रखना, बाकी तो कंफ्यूजन यहाँ पे और नहीं होनी चाहिए। अब आज के डेट में यहाँ से सवाल मुझे नहीं लगता कोई पूछने वाला है, ठीक है, लिटरली नहीं पूछेगा, बट हाँ नॉर्मली किसी किसी टाइम में कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म सिस्टम इसके बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो छोटा सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। ये तो नॉर्मल हो गया आज के डेट है ना, ये मतलब क्या ही पूछ रहे हो सर, वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो और MP3 क्या है, फोल्डर है, टेम्पलेट है, फाइल है, आइकन है। तो सभी को, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को डाउट होना चाहिए कि इसको फाइल ही कहते हैं। ठीक है, तो आप चाहे गाना भेजो, ऑडियो भेजो, वीडियो भेजो, फोटो भेजो, सभी को जो है कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है उसको हम लोग सिंपली फाइल के तौर पे कहते हैं।
एक जगह पे इकट्ठा जो डेटा है, उस डेटा को आप एक डब्बे में डाल के रखते हो, दैट डब्बा इज नोन एज द फोल्डर। ठीक है, वो फोल्डर को दिखाने के लिए, शो करने के लिए जो फिगर दिखता है आपको, दैट इज नोन एज द आइकन। ठीक है, तो कई बार जो है पुराने में एक मीम्स चलता है ना कि हमारी जो मम्मी लोग होती थी पहले, उनको नहीं पता था होता था कंप्यूटर के बारे में, तो वो मान लो गेम खेलते हुए देखती हैं तो गेम का आइकन ही डिलीट कर देती थी केवल, और फिर जो है आपको बाद में इंस्टॉल नहीं करना पड़ता था, फिर जो है तो वो गेम जो है वो चलता था। तो डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप आइकन बन गया, आपने कॉपी कर दिया, तो उनको लगता था कि अच्छा यही तो है, इसको डिलीट कर दो, तो वो डिलीट होता था, बट एक्चुअल प्रोग्राम जो है वो कहीं ना कहीं सेव रहता था। तो दैट इज नोन एज द आइकन। और चौथा, टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? टेम्पलेट का सिंपल सा मतलब है, आप एक चीज बेसिक फिक्स कर देते हो, कोई भी चीज स्टार्ट होगा तो वहीं से स्टार्ट होगा, उसी तरीके से स्टार्ट होगा। जैसे मान लो कि एमएस वर्ड ही है आपका, एमएस वर्ड में आपने एक टेम्पलेट सेट कर दिया कि भाई जब मैं टाइप करना स्टार्ट करूंगा तो वो उसका 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 वो किस टाइप के लेटर्स में टाइप करेगा, उसका साइज क्या होगा, ठीक है, वो बॉर्डर्स मार्जिन कितना लेगा, तो एक चीज आप फिक्स कर देते हो, जब आप टाइप करने जाते हो तो बार बार उसको टाइप नहीं करते, वो आपने एक बार फिक्स कर दिया, अब जब आप काम करना शुरू करोगे तो वहीं से काम होगा, तो दैट इज नोन एज द टेम्पलेट। ठीक है, एक बेसिक आइडिया आपने क्लियर कर दिया, बस उसमें आप डेटा बदलते जाओ बार बार, तो दैट इज द आइडिया ऑफ टेम्पलेट। क्वेश्चन नंबर 11, ओरेकल। अरे बाप रे, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ये काफी मुश्किल सवाल है। मुश्किल सवाल इसलिए है, नहीं, ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाती, ओएस नहीं बनाती। ओके 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 ओके, देखो, ओरेकल पहली चीज तो है, एक तो एक कंपनी का नाम ही है, ठीक है। अब ओरेकल जो कंपनी है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बनाती है। अब जब समय का इसका जो सबसे बेसिक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आता था, जो जिससे ओरेकल जाना गया, वो था डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओरेकल को लोगों ने जाना बिकॉज ऑफ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। उसके बाद आज के डेट में जो ओरेकल इनकॉर्पोरेशन है, वो कई तरीके के सॉफ्टवेयर बनाती है, इट्स नॉट लिमिटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के डेट में कहोगे माइक्रोसॉफ्ट क्या है, क्या बनाती है, ठीक है, तो वो बताना मुश्किल है, वो इतने सारी चीजें बना रही है। तो यहाँ पे ओरेकल जो है वो सबसे पहले वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाया करती थी, बट आज के डेट में वही बहुत तरीके सॉफ्टवेयर बनाती है, बट ये बिजनेस टू कस्टमर के लिए, सॉरी, कस्टमर के लिए सॉफ्टवेयर नहीं बनाती, ये बिजनेसेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। ठीक है, ओरेकल जो है बेसिकली आम जनता के लिए सॉफ्टवेयर नहीं बनाती। जैसे ये मान लो इंटरप्राइज लेवल सॉफ्टवेयर बनाती है कि पूरे कंपनी को मैनेज करना है, तो ऑब्वियसली आपको चाहिए होगा ना सब कुछ चलता रहे, उसमें सारा डेटा चले, तो उस टाइप के बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर है वो बनाने का काम जो है डेट में ओरेकल करती है, ना कि कस्टमर के यूज के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। ठीक है, तो ओरेकल कंपनी भी है। ओरेकल बेसिकली इसका डेटाबेस सॉफ्टवेयर हुआ करता था, जो फेमस हुआ करता था, और इसके बाद ओरेकल जो है आज डेट में बहुत सॉफ्टवेयर बनाती है, बट दैट इज द बिजनेस लेवल सॉफ्टवेयर बनाती है, ना कि नॉर्मल यूज के लिए वो नहीं बनाती, वो हमारे आपके यूज के लिए नहीं बनाएगी। ठीक है, तो वो आपका जो है वैसे याद रखिए। एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर, क्वेश्चन नंबर 12, आसान सवाल। अब तो पिक्चर डेटा भी जाएगा एमएस वर्ड में। ठीक है, तो उस समय जो था आपका टेक्स्ट डेटा जाता था, न्यूमेरिक डेटा नहीं जाएगा, इसलिए कि न्यूमेरिक आप सिंबल्स यूज कर सकते हो, उसको ऑपरेशंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज होगा, इसीलिए आप यहाँ पे टेक्स्ट डेटा ही करें, पिक्चर डेटा तो नहीं आएगा, क्योंकि आप प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, साइज छोटा बड़ा कर दोगे, बाकी उसमें चेंजेस नहीं ला सकते आप। ability of an operating system to run more than one application at a time is called multi-user computing, time sharing, multi-programming, multitasking. तो मल्टीटास्किंग, हाँ जी, बताओ बताओ बताओ, पक्का। तो ये अभी आपने बात करी ना कि एक साथ में आप जब एक से ज्यादा चीजों कर रहे होते हो, आप लैपटॉप पे गाना भी सुन रहे होते हो, और आप यूट्यूब भी चला रहे होते हो, आप ठीक है अपनी टाइपिंग भी कर रहे हो, चैटिंग भी कर रहे हो, तो जो है वो आपका मल्टीटास्किंग में जाता है। बट इसके अलावा जो और टर्म्स हैं,
मल्टी यूजर कंप्यूटिंग, मल्टी यूजर, हाँ जी, तो मल्टीटास्किंग है वो, नहीं मल्टी, वो तो है जब जब साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा लोग जो है जब एक्सेस कर सकते हैं तो फिर उसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज द मल्टी यूजर कंप्यूटिंग। अभी आज के डेट में इसका यूज करके बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि वो क्या करते हैं, अब तो खैर ये काफी एडवांस हो गई हैं चीजें। जैसे पहले टाइम में क्या होता था कि एक ही सीपीयू से आपको कनेक्ट कर दिया गया 2-3 डेस्कटॉप, पावरफुल सीपीयू है, तो उसमें वो चीजों को हैंडल कर लेता था, उसको उस तरीके से डिजाइन किया जाता था। कंपनीज में आज भी ये चीज जो है वो होता है, ठीक है, उसका एक ही मेन सीपीयू है और 4-5 सिस्टम कनेक्टेड है एंड दे आर एक साथ वो मिलकर काम कर रहे हैं, तो दैट इज अ मल्टी यूजर कंप्यूटिंग। लेकिन इसमें एक चीज आपका ये भी आ गया है आज के डेट में कि आपको काफी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जहां पे कि जिनको ट्रेनिंग वेनिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। जैसे क्या होगा कि आप जो अपने सिस्टम चला रहे हो और जो मेरा सिस्टम है मान लो, तो मैं आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कराऊंगा, वो सॉफ्टवेयर का नाम मैं भूल रहा हूँ, हेल्प डेस्क या स्पेस डेस्क, ठीक है, वो काफी फेमस सॉफ्टवेयर है, वो आईटी सेक्टर वाले खूब यूज करते हैं। और मान लो मैंने भी अपने पास स्पेस डेस्क डाउनलोड किया, अब मान लो आपके तुम्हारे सिस्टम में कुछ खराबी हो रही है, तो पहले क्या करना पड़ता, फोन करके बोलना पड़ता, अरे यार देखो ना ये नहीं हो रहा है, तो तुम्हें बोलूंगा अच्छा ऊपर में जाओ, वो मेनू है, मेनू पे डाउनलोड करोगे तो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ये खोलो, वो करना पड़ता था। स्पेस डेस्क में क्या हो जाएगा कि दोनों हमने स्पेस डेस्क डाउनलोड किया, एक कोड मिलेगा, उस कोड को हम एक्सचेंज करेंगे, जब एक्सचेंज करोगे तो मान लो तुम्हारे लैपटॉप का कंट्रोल जो है वो मेरे पास आ जाएगा, इन द सेंस कि तुम्हारे सिस्टम में जो जो चीजें हैं, जो जो चीज है वो मेरे सिस्टम पे मुझे दिखेगा, मैं यहाँ पे जो भी बदलाव करूंगा वो सारा का सारा तुम्हारे सिस्टम पे लागू होगा, ठीक है। मान लो जैसे कि कभी मान लो ओबीएस है इनका, तो ओबीएस सॉफ्टवेयर जो है वो काम नहीं कर रहा है, अब ये यहाँ पे नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो इसको कैसे ठीक करेंगे, तो ये क्या करेंगे, ये अपने घर पे बैठे बैठे अपना लैपटॉप ऑन किया, ठीक है, दोनों ने यहाँ पे जो होगा उसको बोलेंगे भाई स्पेस डेस्क खोलो, स्पेस डेस्क खोल के डाला अपनी चीजें, और ये इस सिस्टम का कंट्रोल जो है ये अपने हाथ में ले लेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब वहां से वो जो भी चेंज कर रहे होंगे वो लागू होगा इस सिस्टम, ये आदमी भी ऑपरेट कर सकता है बट साइमल्टेनियसली वो भी क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है, दैट्स अनदर एग्जांपल ऑफ मल्टी यूजर कंप्यूटिंग। लेकिन इसका यूज करके आज के डेट में फ्रॉड्स वगैरह भी हो रहे हैं। मैं अपना रियल एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ, मेरी मम्मी, हाँ जी, हाँ 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 हाँ, ये तो हो ही रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है। मैं तो बता रहा हूँ, मेरी मम्मी को फोन आया, ठीक है, मम्मी को फोन आया कि आपका जो है बैंक अकाउंट है इस ये बैंक में, डेटा तो ये मिल जाती है, तो हाँ, तो आपका जो है कुछ गड़बड़ी हो गई है, उनको कुछ डरा दिया, ठीक है, कि आप जो है आप तुरंत से फोन पे का अपना ये कीजिए तब आपका एक्टिवेट हो जाएगा। मम्मी डर गई, नहीं पता है उनको कि ये चीजें क्या है कैसे हैं, उनको लगा कि अरे कुछ तो हो गया बैंक खाते में, पता नहीं क्या हो जाएगा। उन्होंने मुझे बुलाया कि देखना क्या है, हो हाँ भाई बताओ कौन है, तो 2 मिनट उसने बड़ी प्रोफेशनल तरीके से बात करी, तो मुझे भी मैंने भी पूछा कि मतलब कितने दिन से तुमने अकाउंट अपना ये नहीं चेक नहीं किया, तो हो गया पता नहीं 1-1.5 साल हो गया, पैसे वैसे हैं तो हैं उसमें। मैंने बोला एक काम करो, तो उसने बोला कि सर आपका कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह बचा है, लेकिन आप ये कीजिए कि आप फोन पे के थ्रू इसको ये करा लीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फोन पे मुझसे क्यों कह रहा है, ठीक है, और फोन पे जो है, फोन पे उस अकाउंट का पे फोन पे बना हुआ था, बट ऑब्वियसली वो यूज मम्मी तो ऑब्वियसली नहीं करेगी, तो मैं करूंगा, पापा यूज करेंगे तो करेंगे। उसने बोला कि आप एक बार कीजिए, आप अपना फोन पे ओपन कीजिए, आप अपना एक ट्रांजेक्शन छोटा सा कहीं पे भी कर दीजिए, और ऐसा करके उसने कुछ बोला, लेकिन उसके पहले आप जो है आप स्पेस डेस्क डाउनलोड कीजिए। मेरे दिमाग से निकला हुआ था कि स्पेस डेस्क नाम का भी कुछ मतलब एप्लीकेशन होता है, मैंने यूज किया था बहुत पहले, मुझे पता था, और लिटरली जो है मैं बोला अच्छा क्या है भाई, मैंने बोला अच्छा रुको रुको अब इसके साथ थोड़ा खेलने दो मुझे। मैंने स्पेस डेस्क डाउनलोड किया, मैं अभी तक मुझे नहीं पता था कि इसमें होगा क्या एक्चुअली, बट मैंने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद जैसे ही एप्लीकेशन खोला मैंने, मुझे समझ में आया अच्छा ये चल क्या रहा है, कि ऑब्वियसली उसके पे आते आ गया ना कि आप कंट्रोल अपना दे दोगे दूसरे पे, तो मैंने बोला अच्छा। फिर जो है मैंने अब उसको अब क्या कर सकता हूँ, गालियां ही दे सकते हो और कर क्या सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप रिपोर्ट भी करते हो साइबर पोर्टल पे, वो कुछ होता नहीं, एक्शन होता नहीं है, तो मेरे साथ कुछ होता है फ्रॉड तो मैं ऑब्वियसली रिपोर्ट तो कर देता हूँ, बट मैंने आज तक नहीं देखा कुछ एक्शन हुआ है या कुछ पता चला। वो ऑब्वियसली जो लोग ये काम करते हैं, फ्रॉडबाजी करते हैं, वो हाँ, तो वो बंद हो जाता है वो, और उनका नंबर भी बंद हो जाता है, तुरंत ही बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से
दोबारा आप कॉल लगाओगे तो लगेगा भी नहीं। तो ये चीजें आपका चलती है। तो मल्टी यूजर कंप्यूटिंग तो अच्छा। दूसरा जो है टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग में एक ही बेड है, ठीक है, 4 घंटे तुम सोना, 4 घंटे तुम जब हटोगे तो मैं सो लूंगा, कुछ ऐसा ही है टाइम शेयरिंग, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, बट टाइम शेयरिंग जो है ये यूज होता है प्रोसेसर के लिए, ठीक है। प्रोसेसर क्या करती है कि जब आप एक साथ में 3-4 प्रोग्राम्स चलाते हो, एक बार में प्रोसेसर एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। प्रोसेसर एक समय में एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन वो करता क्या है कि वो बराबर स्विच करते रहता है और इतनी तेजी में स्विच करता है कि आपको पता नहीं चलता। ये प्रोसेसर है, एक ही रास्ता, इसके थ्रू एक ही रास्ता है जो आपको जाने के पास करेगा, नहीं एग्जीक्यूट कराएगा। आप एक साथ में ए बी सी डी सबको रन करा रहे हो, 4-4 प्रोग्राम्स को आप एक साथ रन करा रहे हो, तो आपको लग रहा है कि एक साथ में रन हो रहा है, बट प्रोसेसर के लेवल पे वो ऐसा नहीं हो रहा होता है। प्रोसेसर क्या करता है कि इस ए प्रोग्राम को छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है, और एक एक करके कभी इसको पास कराएगा, फिर इसको पास कराएगा, ऐसे करके एग्जीक्यूट कराएगा। सिमिलरली वो बी को भी करा देगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एक एक को रन कराएगा। सी को भी यही काम करेगा। अब जब आपने मल्टीटास्किंग करना होगा तो वो क्या करेगा, यहां से एक को रन कराया, एग्जीक्यूट कराया, इसके बाद इसके दूसरे को नहीं कराएगा, इसके एक को कराएगा, इसके बाद इसके एक को कराएगा। तो क्या हो गया कि सेम प्रोसेसर ने पे 3 प्रोग्राम्स ने टाइम को क्या कर लिया, शेयर कर लिया, ठीक है। फिर अगर इसको लगा कि अभी मुझे इसके 2 की जरूरत है, तो ये यहां से फिर 2 फाइल को पास कराएगा, इसको होल्ड पे रखेगा। बट ये प्रक्रिया क्योंकि इतनी तेज होती है कि हमें लगता है कि तीनों के तीनों फाइल्स जो है मेरे एक साथ काम कर रहे हैं। हाँ, शेयर भी करते हैं। हाँ हाँ हाँ, वहां भी ऐसे ही होता है। खास करके ये आपको सबसे इसको विजुअलाइज करना है, टोरेंट का अगर किसी ने यूज किया होगा, ठीक है, टोरेंट सॉफ्टवेयर जो हुआ करती थी। अब हाँ जी, हाँ फ्री होता नहीं था, है ठीक है। तो अगर मैं इसको कहूंगा तो दिस इज इलीगल थिंग, बट टोरेंट वगैरह का जो लोग यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बड़े बड़े फाइल्स जो है वो डाउनलोड होते हैं, और बड़े बड़े फाइल्स डाउनलोड करना वहां पे आसान होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर होती हैं वो क्या करती हैं कि वो फाइल को डाउनलोड कैसे करती हैं कि ये फाइल है, अब यहाँ पे एक ये नंबरिंग है 1 2 3 4 मान लो ऐसे करके, तो वो इस सीक्वेंस में डाउनलोड करती है। पहले 1 डाउनलोड करेगी, 2 करेगी, 3 करेगी, 4 करेगी, वो पूरी फाइल को यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके एक साथ में डाउनलोड करेगी। यानी बीच से डाउनलोडिंग कटा तो कटा, अब आपको फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा। ये होता है चीजें। टोरेंट ऐसा सॉफ्टवेयर वो क्या करता है कि ये आपका बड़ा सा फाइल है, इसको छोटे 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 बहुत सारे पार्ट्स में बांट देगा, ठीक है, और ये सारे के सारे पार्ट्स जो है आपके साइमल्टेनियसली डाउनलोड होना स्टार्ट होंगे, सारे के सारे एक साथ डाउनलोड हो रहे हैं। और क्या करेगा, सबको डाउनलोड करने के बाद उसको फिर इकट्ठा कर देता है। तो जब आपको बड़े बड़े फाइल्स डाउनलोड करने होते हैं, 5 GB 10 GB 20 GB के फाइल्स, अब तो चलो बहुत आसान हो गया, तो नेट इतना फास्ट हो गया, और नेट स्लो हुआ करता था तो लोग टोरेंट का यूज करते थे। तो उससे क्या हो जाता था कि आपको फाइल्स जो है बड़े बड़े फाइल्स भी आसानी से डाउनलोड करते हो, बीच में नेट का कनेक्शन चला भी गया तो कोई बात नहीं, जब कनेक्शन वापस आएगा, क्योंकि इसको लास्ट में जोड़ना तो है ही, इसको इसको जोड़ना तो है ही, तो अपना जोड़ेगा बाद में, क्योंकि इसके बीच में भी वो फिर ब्रेक करता था ना, तो कोई बात नहीं, जहां से रुका है तो एक फाइल एक पार्ट खराब होगा ना, करप्ट होगा, उसको हटा के फिर से वो पार्ट ले फिर से उसको कल चला लेगा। लेकिन इसको लास्ट में ऐड करना था, यहाँ पे तो ऐड करने वाली बात ही नहीं है, तो नहीं कर पाएगा इस चीज को, ठीक है। तो टोरेंट का यूज पहले जो है, जब आपको नेटफ्लिक्स वगैरह इतना फेमस नहीं हुआ करते थे, लोग पायरेटेड मूवीज को डाउनलोड करने के लिए इसका खूब यूज करते थे, ठीक है, टोरेंट सॉफ्टवेयर का, ठीक है। चलो मल्टी प्रोग्रामिंग जो है ये भी वैसा ही कुछ है। मल्टी प्रोग्रामिंग में आप क्या करते हो, 2 लोग 4 लोग मिलकर एक चीज पे प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल लेवल पे ये चीज हो जाएगी, मल्टी प्रोग्रामिंग आपका सॉफ्टवेयर चलता है। क्वेश्चन नंबर 14 आसान है, ठीक है। तो फाइल MP3 जो है वो ऑडियो के लिए हुआ करता था, नहीं MP4 जो है वो वीडियो, MOV भी वीडियो, AVI भी वीडियो, तो ये चारों तीनों जो है वो वीडियो के लिए है। MP4 MOV AVI, अब इसमें डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, मैं इनमें एग्जैक्टली नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब MP4 MOV AVI हम डिफरेंट फॉर्मेट्स का यूज करते हैं, तो सारे ही वीडियो। हाँ
रेजोल्यूशन वगैरह चेंज होता है, क्वालिटी चेंज होती है, डिपेंड करता है कि आप कंप्रेशन कितना अच्छा कौन सा सिस्टम करती है। जैसे एमओवी जो है, एवीआई जो है, एवीआई काफी पुराना वर्जन है। आप एवीआई फाइल्स अब नहीं यूज होता है जनरली, बहुत पुराना वर्जन है। एमओवी जो है, एमओवी एप्पल का वर्जन था, ये एप्पल ने लॉन्च किया था वीडियो वर्जन। एमओवी जो जनरली यूज होता है, ये थोड़े बड़े फाइल्स के लिए यूज होता है, बड़े फाइल्स इन द सेंस उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। एमओवी में जब आपने कोई रिकॉर्डिंग कर रखी है, कोई डाउनलोड कर रखा है, तो उसकी क्वालिटी जो होगी वो बेहतर होगी, चाहे उसकी साउंड क्वालिटी हो, उसकी पिक्चर क्वालिटी हो, ये चीजें। ठीक है, MP4 जो है उसमें थोड़ी क्वालिटी गिरती है क्योंकि फाइल थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है, तो MP4 जो है वो कंप्रेशन के लिए यूज होता है। बट ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर के तौर पे जो है आप जब जहां पे आपको चाहिए होगा कि मुझे स्पेस बचाना है, तो फिर आप वहां पे MP4 फॉर्मेट का यूज करते हो। तो MP4, एमओवी, एवीआई, ये सारे जो है आपको वीडियो फॉर्मेट से, MP3 जो है आपका ऑडियो फॉर्मेट। अच्छा, ऑडियो फॉर्मेट और कोई आता था? MP3 तो सबसे फेमस है। ऑप्शन में क्यों दूं भाई, वैसे ही रैंडमली पूछ रहा हूँ। अरे मतलब तुमने सुना है कि नहीं सुना है, मतलब ये सवाल नहीं है इसका। हाँ, वेव वेव करके आता था, जो रिंगटोन वगैरह डाउनलोड करते थे तुम लोग पहले, उसका फाइल फॉर्मेट क्या होता था? हाँ, अरे मैं, वेव होता था, वेव ही वेव वेव उसका यही वेव रहता था, ठीक है, उसका फाइल फॉर्मेट ही वेव होता था। और भी होती है, ऐसा नहीं है। MP3 इतना फेमस हो गया कि बाकी लोग अब और कुछ यूज ही नहीं करते। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15। रिटन प्रोग्राम्स ड्यू टू विच कंप्यूटर फंक्शंस इन द डिजायर्ड वे। रिटन प्रोग्राम्स की बात हो रही है, ध्यान दो, इस टर्म पे ध्यान दो। रुको, हाँ, चलो ठीक है, तुम अपने 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 ऑप्शंस दो। क्या होना चाहिए? कोड, इंस्ट्रक्शन एंड सॉफ्टवेयर के बीच का डिफरेंस। रुको, हाँ जी, ऑनलाइन बताओ बताओ, ये सवाल मैं पूछूंगा। ये थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रिटन प्रोग्राम्स ड्यू टू विच कंप्यूटर फंक्शंस इन द डिजायर्ड वे। क्या होगा? कोड होगा, इंस्ट्रक्शन होगा, या सॉफ्टवेयर होगा? चलो मैं आपको लीवे देता हूँ, ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। ठीक है। हाँ जी, अच्छा, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन बी भी आपने निकाल दिया। चलो ठीक है, ऑप्शन बी भी निकाल दिया मैंने भी। अच्छा, मैं पब्लिक पब्लिक पोल कराओगे क्या? देखो, जो है, कोड्स, इंस्ट्रक्शन एंड सॉफ्टवेयर का मतलब समझो। रिटन प्रोग्राम्स, इसने ये टर्म क्योंकि यूज कर लिया ना, रिटन प्रोग्राम्स, तो दैट बिकम्स क्या कि आपने जो पूरा का पूरा, जब आप कोड्स लिखते हो कंप्यूटर में, लिखने के लिए आप लैंग्वेज का यूज करोगे, लैंग्वेज का यूज करके कोड लिखोगे। कोड के अंदर में कुछ पार्ट्स होंगे जिनको कि कहा जाता है इंस्ट्रक्शंस। कोड के स्पेसिफिक हिस्सों को क्या कहा जाता है? इंस्ट्रक्शन। उसमें आप एक ही काम, आप चीज बताते हो कि भाई आपको ये करने का है, अगर ये हुआ तो आप ये करोगे, ठीक है, इस केस में आप ये करोगे, केस बाय केस स्टडी आप बताते हो, दैट इज नोट एज द इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शंस हो गया, इसके पूरी चीज को, इस पूरे पोर्शन को, जब सारे पोर्शन लिखा हुआ है, इसी को आप क्या कहते हो कि ये मैंने कोड किया है, एक स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन लिख के मैंने कोड किया है। बट इस कोड का जो बेसिक तरीका क्या होता है कि ये आपने कोड लिखा है किस लिए? आप एक स्पेसिफिक तरीके का काम कराना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं ऐसा कोड लिख दूं जिससे कि भाई आप कब आए और कब गए वो टाइमिंग ऑटोमेटिकली नोट कर ले। नहीं तो मैं क्या नोट, उसमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन डाल दूंगा कि ये आएंगे, इनका आईडी स्कैन कर लेना, ये टाइम स्टैम्प डाल देना, ये चले जाएंगे, इनका आईडी टाइम स्टैम्प नोट कर लेना, और बाद में ऐड कर देना कि भाई 8 घंटे इन्होंने काम किया। तो ये क्या, मैंने एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन डाले। इस स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए मैंने क्या करा? कोड्स को लिखा, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे अलग अलग चीजें उसमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। लेकिन
जब यहाँ पे मैं बात करूं विच कंप्यूटर फंक्शंस इन द डिजायर्ड वे, एक स्पेसिफिक टाइप, आप जो उसका बेसिक पर्पस क्या था, उसका बेसिक पर्पस था कि आप करना क्या चाहते हो आप एक्चुअली, तो उस करने एक्चुअल क्या करना चाहते हो उसको करने के लिए जो आपने सारा कोड लिखा उसमें थोड़े बहुत और चीजें आपको ऐड करनी पड़ेगी कि सिस्टम के साथ वो सही तरीके से काम करे। उस पूरे पैकेज को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज द सॉफ्टवेयर, दैट इज नोन एज द नॉट इंस्ट्रक्शन, दैट इज नोन एज द सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कोड्स आप थोड़ा उसको और नीचे लेवल पे लेके आते हो जब ब्रेक डाउन करते हो सॉफ्टवेयर को, जब ब्रेक डाउन करते हो सॉफ्टवेयर को ब्रेक करके जब आप उसके इसमें क्या लिखा गया है, पूरा का पूरा पैकेज में क्या लिखा गया है, दैट इज नोन एज द कोड्स। और उस कोड्स को भी जब ब्रेक करते हो, एक एक पार्ट को आप समझने का प्रयास करते हो, दैट इज नोन एज द इंस्ट्रक्शन। उसमें लिखा क्या होता है, उसमें इंस्ट्रक्शन से लिखे होते हैं। ठीक है, तो ये इसके बीच का बेसिक डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 16, another name for computer program, इजी लैंग्वेज, इजी है नहीं, कंप्यूटर लैंग्वेज मेमोरी तो ये सब आएगा नहीं, हार्डवेयर और ये सब चीजें, तो काफी आसान सवाल है। चलो बाइनरी नंबर्स, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा आपसे। कंप्यूटर अगर किसी एग्जाम में आप जाओगे वहां पे कंप्यूटर जो सेक्शन अलग से होगा, ठीक है, नहीं होता है कंप्यूटर का आपको अलग से पूछा जाता है, तो फिर आपसे शायद पूछा जाए। साइंस एंड टेक के पर्पस इसको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, उसके लिए निश्चिंत रहे। कैसे में पूछता है, चलो कभी एग्जाम अपीयर करना होगा तो मिल जाएगा ऑब्वियसली। मतलब इस तरीके का कहने का मतलब इस सेगमेंट से, मेरा ये नहीं पता ऐसा है, मतलब इस सेगमेंट के सवाल। हाँ जी, तो बाइनरी नंबर्स जो हैं 0 और 1, ये इतनी चर्चा करते करते हम जो है ये हो चुके हैं। अब बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स, 2 0 एंड 1 के बीच में। अब मजेदार है, चलो रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा, नहीं मुझे भी याद नहीं है, मैंने भी मतलब कब पढ़ा था। क्या लिखेंगे बताओ, वज्र होने से तुक्केबाजी, किसी को नहीं याद, सब भूल गए। चलो हाँ, मुझे खुद डाउट है कि मुझे खुद डाउट है कि मुझे याद है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि कारण ये है कि बहुत दिन हो गए ना, हमने तो इसको बहुत, मतलब हमारा तो लाइफ ही इसी पे बीता है, हमारी तो जिंदगी के जो है पहले कम से कम 2 साल इसी में बीते हैं। बट चलो ठीक है, आई विल ट्राई। बाइनरी कोड जो है कैसे लिखा जाता है, देखो जैसे मान लो वैसे, इसका आंसर तो मैं तुम्हें जल्दी ही बता दूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर तुमको पता करना है कोई नंबर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करो, जैसे मान लो ये लिखा है 110 लिखा हुआ है, इसको आपको देखना है कि ये कौन सा नंबर है, तो आप सिंपली क्या करोगे, इधर से आना स्टार्ट करोगे, यानी कि राइट से आना स्टार्ट करोगे, ठीक है, और प्लेस वैल्यू के साथ चलोगे, यानी कि 0 जो है ये कौन से पोजीशन पे है, 0th पोजीशन पे। कंप्यूटर साइंस में 0th पोजीशन भी होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। ये आपका फर्स्ट पोजीशन है, ये आपका सेकंड पोजीशन है, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि जो नंबर है, तो नंबर यहाँ पे 0 है पहला, 0 इंटू 2 अपने दिमाग से ऐड कर लेने का है, और जिस पोजीशन पे है वो जाएगा पावर में, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है, तो आप 1 लेंगे इंटू 2 अपने दिमाग से ऐड करने का है, और ये किस प्लेस पे खड़ा है, फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है, हमेशा ये गलती ना करना, तो ये हो जाएगा
2 to the power 1। इसके बाद फिर से 1 प्लस 1 इंटू 2 to the power, पोजीशन कितनी है उसकी 2, तो 2 हो गया। ये होगा इसका जो आपका डेसिमल में नंबर है वो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 4 प्लस 2 6, ये तो 0 हो जाएगा ना, 2 to the power 0 इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऐसा गलती मत करना, 2 to the power 0 0 नहीं होता है, 1 होता है। ठीक है, तो कोई भी नंबर पे पावर 0 दैट्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हो गया कितना। सिमिलरली 101 को करके बताओ। 7 तो है ही वो। अच्छा 1017 आएगा पक्का। करो करो करो, बताया तो टेक्निक बताया, सीख लो। चलो आज यही है तो यही सही। अरे सब सब नंबर बताओ कौन क्या लिखा हुआ है। ये तो चलो मैंने बता दिया, ठीक है, ये 6 लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, तो समझ में आया ना कैसे करने का है। बाइनरी कहीं पे पूछ ले तो, ऐसे तो मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, बट ठीक है। तो थोड़ा इसका रिवर्स चल के देख लें। इसको करो तो कितना होगा। अरे बहुत ज्यादा नहीं है ये, 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट से तो गया है, 2 टू पावर 7 तक जाएगा। हाँ तो ये थाउजेंड्स में नहीं जाएगा, तो तुम बताया तो, तुम्हें भूल गए तो तुमको याद तो दिला ही दिया मैंने। कोड्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, कोड्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, 2481 कोड भी होता है। देखो मैं रीजनिंग तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है, कि मैं आपको टेक्निक्स बताऊं, बट आप सिंपली करो ना भाई, उतना टेंशन क्या लेने का है। हाँ अरे ये पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है ना, इन अ बाइनरी कोड नंबर इज रिटन इन दिस, व्हाट विल बी दिस नंबर इन डेसिमल टर्म्स। हो गया क्वेश्चन, बताओ। तुम्हें क्वेश्चन ही चाहिए तो लो मैंने बना दिया। वन 107 ठीक लग रहा है आपका। हाँ 10 कितना बोला आपने। हाँ ठीक। अरे इतना टाइम लग रहा है। मैंने पहले ही कहा, मैं जब सवालों पे हाँ ना कहूं, जब तक मैं बताऊं ना तब तक तुम डाउट लेके चलना कि मैं आपको परेशान करने के लिए कर रहा हूँ, आपको कंफ्यूज करने के लिए कर रहा हूँ, मैं सारे प्रयोग यूज करता हूँ। अरे बाबा, यहाँ पे क्या होगा, इंटू 2 टू द पावर 0 इंटू 2 टू द पावर 1 इंटू, ये खत्म हो गया, ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। तो 2 टू पावर 2 ये कितना जाएगा, इंटू 2 टू द पावर 3, सॉरी 1 0
1 2 3 3 आएगा, 4 कहाँ से आएगा? वो मुझे भी कंफ्यूज कराओगे। 2 to the power 5, 2 to the power 7, सॉरी 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 6, ठीक है। तो ये कितना होगा? ये वैल्यू हो गया 1 प्लस ये 2 प्लस 8 प्लस 32। हाँ जी, किसमें? अरे तो जीरो में तुम किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया? जीरो में तुम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही होगा ना। तो मैंने कहाँ काउंट किया है? मैंने तो इसीलिए नंबर देखो तुम, यहाँ पे एक वैल्यू इसका, दूसरा ये तीसरा, चौथा पांचवा, 5 वंस हैं, 5 ही नंबर ऐड किए हैं। तो कितना हो गया? 2 1 3 and 8 11 and 11 and 32 कितना? 43, राइट? एंड 43 and 64 कितना होगा? 107। कंफ्यूज हुआ अभी भी? हो गया ना मतलब ये कि... अच्छा, अब अगर उल्टा करना हो तो अब आपको 107 हो गया, 113 लिख दिया। चलो, इसको बाइनरी में लिख पाओगे? हाँ, पहले पहले छोटे नंबर को देता हूँ ना। चलो 27 को लिखो। ट्वेंटी सेवन। कैसे आता पता है ना? लिखते कैसे हैं? हाँ, कैसे लिखते? नहीं पता तो बताओ, नहीं तो मुझे लग रहा है क्या 3 कैसे आएगा? मतलब 3 कैसे लिखेंगे? हमारा सवाल यही है ना। अरे डबल डबल 1 लिख दिया, उसका मतलब 3 है। ठीक, देखो किसी भी नंबर को जब बाइनरी में लिखना हो, ठीक है, डिवाइड करते जाओ। तो 2 से डिवाइड किया 13, रिमाइंडर 1 बचा, फिर डिवाइड करो 6, 1 बचा, फिर डिवाइड करो, रिमाइंडर बचा क्या? ठीक है, सॉरी ये 1 बचा, कितना होगा? ये कितना बचेगा? 2 1 2, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा और यहाँ पे फाइनली रिमाइंडर 1 बच गया। तो 1 1 0 1 1। ठीक है, अब इधर से पढ़ो या उधर से पढ़ो। हाँ, ठीक है। तो अब जो है आप मुझे 113 का करके बताओ। हो गया ना? समझ में आया ना कैसे किया? चलो, आज तुम्हारी अलग ही क्लास करा दी मैंने। थोड़ा आपका भी सुबह से रट्टा मारते मारते दिमाग रिलैक्स होगा, थोड़ा मैथ्स वगैरह पढ़े। देखो ये बेसिक कैलकुलेशन से कहीं भी पूछा जा सकता है, इसका कोई ये नहीं है। इस कोई भरोसा नहीं है किसी दिन सीसेट में डाल के किसी बार में डाल देंगे कि बताओ करके दिखाओ ये कैसे होता है।
तो थोड़ा आइडिया जो है आपको होना पड़ेगा इसका भी। सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में एक ही लाइन कहे थे, यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एस ऑफ नन। ठीक है, आपको हर फील्ड से थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, मास्टरी आपको किसी में नहीं होगी। हाँ जी, 1000111। बदल गया आंसर, कितना था? 113। चलो स्टार्ट करते हैं, कितना होगा? अच्छा, एक चीज तो मैंने बताई नहीं, इधर से लिखोगे कि इधर से लिखोगे? यानी कि 111 111 होगा या 1000111 होगा? आंसर दो हो सकते हैं ना। मतलब जस्ट ए एंड बी बताना। रुको, हाँ, अच्छा ऐसे होगा कि रुको 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 रुको, कौन सा होगा? हाँ मैं तो पूछ रहा हूँ कौन सा लिखोगे, आंसर इसका सॉल्यूशन कौन सा होगा? ये होगा ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? हाँ, मुझे नहीं पता, मैंने कहा ये तो मैंने डिराइव कर दिया, वहां पे जो आपको नंबर दिया था वो क्या आया था? 11011 आया था। ठीक है, तो चाहे तुम इधर से लिखते या उधर से लिखते, बात वही थी। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि अब अगला सवाल तुम्हें देता हूँ। ठीक है, क्योंकि वहां पे ये सवाल किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि लिखे किधर से आप। तो अब जो है आपके सामने पड़ गया, अब इसको बताओ, इसका ऑप्शन ये होगा या ये होगा? डी। अच्छा, अरे देखो, नहीं पता होता कि चलो तुम्हें मान लिया कि नहीं पता है, तो आपको तो पता है ना टेक्निक बदल के कैसे देखोगे। तो ये हो गया कितना? ये हो गया 1 × 2 to the power 0, ये तो 1 रहेगा, ये +2 हो गया, +4 हो गया, और ये कितना होगा लास्ट में? 1 2 3 4 5 6, यानी 2 to the power 6। कितना हो गया ये? ज्यादा हो गया क्या? ये हो गया 64। तो कितना आ रहा है? नहीं पहुंच रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये हो गया 1, ये तो 0 चला गया, आराम से खत्म। ये कितना होगा? 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6। ऐड कर लो। ठीक है, अरे तो ये 64, 32, 16 +1 हो तो गया ना। यानी कि किधर से लिखने का है? नीचे से ऊपर लिखना है, ना कहीं ऊपर से नीचे। ठीक है, तो आप अगर भूल भी गए किधर से लिखना है तो चेक करके याद कर लेना कि किधर से लिखने का है। ठीक है, चलो ये सिंपल सा सवाल था, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने का नहीं है। सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड, क्या फालतू सवाल, नॉट नेसेसरी, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई भी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड नहीं है। इस पे कल चर्चा करते हैं। ठीक है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स क्या होते हैं। हाँ जी। अच्छा, बाइनरी एडिशन, हाँ, ये आप आज से आप अभी अगर मीम्स देखो
कि 1 + 1 10 कैसे हो जाता है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर्स में जब एडिशन होता है तो 1 + 1 10 हो जाता है। एंड आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे है सवाल और देखेंगे, उनको देखेंगे। ठीक है, इसमें ऐसा मुझे लगा कि सारे सवाल ऐसे ही क्या, तो फिर तो मैं इसको बाहर करता। ठीक है, तो ये हटा दो। ठीक है, इसको इसको कर लेंगे, हम आगे कर लेंगे बाकी चीजें। आज के लिए इतना ही रहता। चलो, बाइनरी सिखा दी ना आज, जो है थोड़ा अलग हटके आपको बाइनरी सिखा दिया मैंने। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही ध्यान देते हैं, फिर इसके आगे देखेंगे हम लोग। तो कल ही हमारी क्लास है ना। कहाँ तक पढ़ाया था आपको साइंस एंड टेक वाले में?